नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा साधारण बैरोमीटर वायु दाब के अंतर्गत, वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत इटली के वैज्ञानिक द्वारा निर्मित साधारण वायु दाब मापी बैरोमीटर के बारे में आपने जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा और उसके दोषों को भी पढ़ा है कि साधारण बैरोमीटर में क्या क्या दोष होते हैं और उन दोषों के कारण इसको जो है इसका जो प्रयोग है साधारण बैरोमीटर का करना थोड़ा असुविधाजनक हो गया। ठीक है, तो टोरिसेली के बाद एक वैज्ञानिक हुए फोर्टिन ने साधारण बैरोमीटर के सारे दोषों को दूर किया और एक नया बैरोमीटर बनाया जिसको हम कहते हैं फोर्टिन का बैरोमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्टिन का बैरोमीटर। तो आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्टिन का बैरोमीटर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर्टिन का बैरोमीटर। ठीक है, तो फोर्टिन का बैरोमीटर जैसा कि आप देख रहे हैं, फोर्टिन का बैरोमीटर, ये जो फिगर आपके सामने ये फोर्टिन बैरोमीटर है। सेम टू सेम ऐसा ही होता है फोर्टिन का बैरोमीटर। जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है यही क्या है, फोर्टिन का बैरोमीटर। इसमें नीचे जहां पर वो प्याला लगाए थे, ध्यान से समझें, जहां पर उन्होंने प्याला का यूज किया था, जिस प्याले में उन्होंने पारा भरा था, किन्होंने, टोरिसेली ने, फोर्टिन ने उस जगह पे क्या कर दिया, चमड़े की थैली लगा दी। चमड़े की थैली लगा दी। चमड़े की थैली कैसी होती है, चमड़े की थैली के अंदर वायु तो जा सकती है लेकिन पारा बाहर नहीं आ सकता। जैसे चमड़ा का मतलब होता है स्किन, चमड़े का मतलब क्या होता है, स्किन। जैसे हमारी आपकी स्किन है, इससे वायु, इसमें रोम छिद्र है ना, इन रोम छिद्रों से वायु तो अंदर जाती है लेकिन क्या ब्लड बाहर आ जाता है, नहीं आता ना। उसी प्रकार से इसमें से वायु तो अंदर जा सकती है चमड़े की थैली से, लेकिन इसमें से पारा बाहर नहीं आता, पहली बात। तो उन्होंने उसकी जगह पे काहे का यूज किया, चमड़े की थैली, प्याले की जगह पे चमड़े की थैली का प्रयोग किया। एक हाथी दांत नामक नुकीला निर्देशांक का प्रयोग किया गया। बैरोमीटर की नली वही उतनी ही लंबी लगाई गई है जिसमें क्या भरा गया, पारा भरा गया। इसके ऊपर इस नली के लिए पीतल का एक नलका लगा दिया गया। समझ गए, एक पीतल का ऐसे नलका लगा दिया गया इस नली की सुरक्षा के लिए, ताकि ये नली टूटे ना। समझ गए। इसके बाद में एक तरफ इसमें इंचों का पैमाना और एक तरफ सेंटीमीटर का पैमाना बनाया गया और दो इसमें पेच लगा दिए गए, S1 और S2, जिनकी सहायता से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता था। समझ गए। तो ये जो आपके सामने फिगर बना है ये किसका है, फोर्टिन बैरोमीटर का। समझ गए। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं आप इस फिगर को देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। साधारण देखिए ये बनाया क्यों, क्योंकि जो साधारण बैरोमीटर था उसमें क्या थे, काफी दोष थे। साधारण बैरोमीटर में बहुत सारे क्या थे, दोष थे। समझ गए। तो साधारण बैरोमीटर के दोषों को दूर करके फोर्टिन ने एक नया बैरोमीटर बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्टिन का बैरोमीटर कहते हैं। इसमें 1 मीटर लंबी नली ली गई। क्या ली गई, 1 मीटर लंबी नली जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो मोटाई थी वो कितनी लंबी ली गई, जो मोटाई थी नली का व्यास जो था वो कितना लिया गया, 1 सेंटीमीटर, और उसकी जो लेंथ ली गई वो कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर लंबी नली ली गई और जिसका व्यास कितना था, 1 सेंटीमीटर। काहे की नली थी ये भैया, कांच की नली। समझ गए। काहे की नली ली गई, कांच की नली ली गई, जिसका ऊपरी सिरा क्या है, आप देख रहे हैं फिगर में, ऊपरी सिरा कैसा है नली का, बंद है। ऊपरी सिरा क्या है नली का, बंद है। समझ गए। ऊपरी सिरा नली का क्या होता है, बंद होता है। समझ गए। इसके शुष्क पारे से भरकर, काहे से भरा गया, इसको शुष्क पारे से भरा गया। नली को काहे से भरा गया, ऊपर तक। ये आप देख रहे हैं नली के अंदर भी पारा ही भरा है। नली के अंदर क्या भरा है, पारा भरा है। इसको शुष्क पारे से भरकर प्याले में उल्टा, जैसे टोरिसेली ने किया था, प्याले में उल्टा ऊर्ध्वाधर इसको लाए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी प्याले में ऊर्ध्वाधर उल्टा ही लटकाया गया है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा किया जाता है उल्टा, जिससे कि नली का जो खुला हुआ मुंह है, ये देखिए यहाँ से खुला, ओपन है ये। समझ गए। यह मुंह क्या है इसका, नली का खुला है।
समझ गए। और उसका खुला सिरा नीचे रखा गया और बंद सिरा ऊपर रखा गया, उल्टा करके इसमें अंदर पूरा शुष्क पारा भर करके इसको प्याले के अंदर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट क्या किया गया, खड़ा किया कर देते हैं। इससे क्या होता है, नली का कुछ पारा गिरकर कहाँ आ जाता है, प्याले में आ जाता है, चमड़े की थैली में आ जाता है। प्याले का ऊपर का भाग कांच का बना है, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो भाग है ये कांच का बना है। प्याले का ये ऊपरी भाग काय का बना है, कांच का, लेकिन उसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा दिया गया चमड़े की थैली का। ये एक ढक्कन लगा है प्याले के ऊपर, जिससे कि इसमें धूल धक्कड़ ना जाए, समझ गए, ढक्कन भी लगा दिया गया है। तो प्याले का जो ऊपरी सिरा है वो कांच का है और जो निचला सिरा है वो काय का है, चमड़े की थैली का है। देखें ये प्याला है पूरा, ये जो सिरा है ये वाला, ये चमड़े की थैली का है। लेकिन ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है जिसमें मैंने शेडिंग नहीं की है, ये बिना शेड वाली जो दीवारें हैं ये काहे की हैं, कांच की हैं, समझ गए। जिसमें शेडिंग की हुई है, तिरछी शेडिंग है, वो काहे का है, चमड़े का, समझ गए। जिसमें शेडिंग नहीं है वो दीवारें काहे की हैं, कांच की हैं। कांच की दीवारें इसलिए बनाई गई कि उसको आर पार देखा भी जा सके, समझ गए। चमड़े, अब बाकी नीचे क्या रखा गया, चमड़े की थैली के ऊपर कांच की दीवारें लगा दी गई। तो ऊपर का सिरा क्या है बताया हमने, प्याले का, कांच का क्यों बनाते हैं, जिससे कि पारे का तल भी देखा जा सके। और निचले भाग में क्या लगा होता है, मुलायम चमड़े की थैली लगी होती है। जो निचले भाग में इसके क्या लगा है, चमड़े की थैली लगी है, समझ गए। चमड़े की थैली हमने बताया जिससे कि वायु छिद्रों से वायु तो जा सके ऊपर, अर्थात वायुमंडलीय दाब तो बन सके चमड़े पारे के ऊपर, लेकिन पारा बाहर ना आ सके, समझ गए। अब चमड़े की थैली के तली को नीचे देखे पेंच क्या बना है, S1। चमड़े की थैली की तली के नीचे पेंच क्या बना है, S1 को घुमा करके पारे के तल को ऊंचा और नीचा भी किया जा सकता है। चमड़े की थैली S1 को घुमा करके पारे की थैली को क्या किया जा सकता है, ऊंचा या नीचा भी किया जा सकता है। प्याले के मुंह पर भी चमड़े का ढक्कन लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं शेडेड, ये वाला जो शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया है, ये ढक्कन है, काहे का है, चमड़े का है, समझ गए। ये ढक्कन काहे का बना हुआ है, चमड़े का है। ये ढक्कन क्यों लगा है, क्योंकि इस जो पारा भरा है इसमें धूल वगैरह ना जाए, समझ गए, कोई भी अशुद्धि ना घुले, पारा बिल्कुल शुद्ध स्थिति में रहे, समझ गए। जिसके छेदों में से होकर अब यहाँ से वायु तो अंदर जा सकती है, क्योंकि ये काहे का है, चमड़े का है। चमड़े से वायु तो अंदर जा सकती है, जब वायु जाएगा तो वायुमंडलीय दाब लग जाएगा, लेकिन धूल धक्कड़ नहीं जा सकती, समझ गए। धूल वगैरह नहीं जाएगी ढक्कन लगने से, लेकिन वायु जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ एक ढक्कन के साथ ही एक हाथी दांत जैसा नुकीला, हाथी दांत का नहीं लेकिन हाथी दांत जैसा, समझ गए। नुकीला एक क्या लगा रहता है, निर्देशक, समझ गए, जिसकी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पारे के अंदर। मैंने इसको दूसरे फिगर में दिखाया छोटे से, ये आपका निर्देशक है और इसका ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसका मान लेते हैं, ये क्या बन रहा है इसके अंदर, प्रतिबिंब। ये उसी समय माप नापी जाती है जब निर्देशक की नोक और इसके प्रतिबिंब की नोक आपस में टच कर जाए। मेन चीज इसकी रीडिंग क्या देखी जाती है कि ये निर्देशक की नोक, इसकी नोक यहाँ तक आएगी पारे के तल तक, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा पारे के अंदर, दोनों की नोक आपस में क्या करे, स्पर्श करे, समझ गए। दोनों की नोक आपस में क्या करे, हाँ। और बैरोमीटर की नली को एक पीतल के लंबे नलके में बंद किया गया, देख रहे हैं, पीतल का लंबा नलका लगाया गया इसकी सुरक्षा के लिए, और इसमें 2 रेखा छिद्र भी कटे रहते हैं ताकि एक दूसरे के सामने होते हैं, जैसे बैरोमीटर की नली में भरे पारे का तल दिखाई दे। ये हमने यहाँ पे छिद्र काटे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉटेड है, ये डॉटेड इसलिए यहाँ पे बनाया जाता है, इसमें थोड़े छोटे छोटे हल्के हल्के छेद होते हैं पीतल की नली में, जिससे कि अंदर का पारे का तल हमको स्पष्ट दिखाई दे कि पारे का तल कितना ऊपर गया कितना नीचे गया है, समझ गए। ये एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। अब छिद्र के एक किनारे पर, इन छिद्रों के एक किनारे पर क्या, एक तरफ सेंटीमीटर का पैमाना लगा रहता है और दूसरी तरफ इंचों का पैमाना भी अंकित रहता है। शून्यांक निर्देशांक के नुकीले सिरे पर रहता है। शून्यांक कहाँ रहता है, के नुकीले सिरे पर। जब ये नुकीला सिरा नीचे के प्रतिबिंब को स्पर्श करेगा तो ऊपर शून्य दिखाई देगा। शून्यांक जो होता है इसके निर्देशांक के नुकीले सिरे पर अंकित रहता है, ठीक है।
अब दोनों पैमानों के बीच में एक वर्नियर पैमाना V होता है। दोनों पैमानों के बीच में एक वर्नियर पैमाना क्या होता है? V। ये जो पैमाना है ये यहाँ पे ये कौन सा पैमाना है? वर्नियर पैमाना है V। दोनों के सिरों के बीच में ही एक वर्नियर पैमाना होता है, V होता है। दोनों सिरों के बीच में एक वर्नियर पैमाना भी होता है, क्या होता है? V। जो पेच S2 के द्वारा, पेच S2 दिखाई दे रहा है, पेच S2 के द्वारा ऊपर नीचे लाया जा सकता है। पेच S2 के द्वारा ऊपर नीचे लाया जा सकता है। पूरा बैरोमीटर, ये जो पूरा सिस्टम है, लकड़ी के एक तख्ते पर टाइट रहता है, समझ गए? लकड़ी के एक तख्ते पर सीधा लटका रहता है तथा साथ ही एक इसमें थर्मामीटर भी अलग से लगा होता है जो कि टेम्परेचर को बताता है। अब इसकी सहायता से, ये तो इसकी हो गई रचना, ये क्या हो गई जो भी अब तक मैंने बताई, ये इसकी क्या हो गई? रचना हो गई। ये कैसे बना, इसमें क्या क्या लगा है, S2 का क्या काम है, S1 का क्या काम है, निर्देशक का काम है, पारे का क्या काम है, पीतल की नलकी का काम है, ये सब बता दिया हमने। चमड़े की थैली का क्या काम है, सब समझ गए। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा हम वायुदाब मापते कैसे हैं, इसके द्वारा हम वायुदाब मापते कैसे हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग सीखते हैं, समझ गए। सबसे पहले बैरोमीटर को साहुल सूत्र जानते हैं आप लोग? आपके मिस्त्री एक जो मकान बनाने वाले होते हैं उनके पास एक साहुल होता है, साहुल, जिससे कि वो दीवार की सिधाई देखते हैं कि दीवार टेढ़ी तो नहीं हुई, लट्टू जैसा। तो साहुल सूत्र की सहायता से इसको पहले हम सीधा बिल्कुल टांगते हैं किसी दीवार पर साहुल सूत्र की सहायता से इसको क्या करते हैं? बिल्कुल सीधा सीधा टांग लेते हैं, ऊर्ध्वाधर लटका देते हैं। फिर पेच S1 को घुमाते हैं, नीचे वाले पेच S1 को क्या करते हैं? हम घुमाते हैं। पेच S1 को क्या करते हैं? ये वाला जो पेच है S1, इसको हम क्या करते हैं? घुमाते हैं, जिससे कि पारे के तल को इतना ऊंचा या नीचा करते हैं। पारे का जो तल है इसको या तो ऊपर करेंगे या क्या करेंगे? डाउन करेंगे। इतना ऊंचा या नीचा करते हैं कि जो निर्देशांक का जो प्रतिबिंब बन रहा है, निर्देशांक का जो प्रतिबिंब बनना है पारे के अंदर, वो निर्देशांक के सिरे को ऐसे टच कर जाए। अब या तो ये पहले से है तो इसको नीचा करेंगे, अगर ये थोड़ा नीचे है तो इसको क्या करेंगे? ऊपर करेंगे, जिससे कि ये पारे का जो निर्देशांक का जो प्रतिबिंब है वो दोनों मतलब एक निर्देशक एक उसका प्रतिबिंब, दोनों एक दूसरे के जो सिरे हैं एक दूसरे को क्या कर जाए? स्पर्श कर जाए। समझ गए बात? दोनों ही एक दूसरे को क्या कर जाए? स्पर्श कर लें। समझ गए? ठीक जो है स्पर्श कर लें। जब स्पर्श करने लगता है, जब ये पारा, अब समझ लें, जब ये क्या करता है, इसके अंदर जो बात यहाँ पे समझे, इसके अंदर ये जो निर्देशांक बन रहा है, ये इसके प्रतिबिंब जब इसको क्या करता है? स्पर्श कर लेता है, तब जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर शून्यांक पे आ जाता है। बैरोमीटर कहाँ पे आ जाता है? शून्य पे आ जाता है। समझ गए? इसके अंदर ऐसे एक बनता है, क्या बनता है? इसका एक प्रतिबिंब बनता है, ऊपर के निर्देशांक का क्या बन जाता है? एक प्रतिबिंब। जब इसको ये टच कर लेता है तब ये जो बैरोमीटर होता है ये कहाँ पे आ जाता है? शून्यांक पे आ जाता है। बैरोमीटर कहाँ आ जाता है? शून्यांक, शून्य की स्थिति में आ जाता है। फिर जब हमारा बैरोमीटर शून्य की स्थिति में आ गया, अब तो ओके हो गया। अब इसके द्वारा हम नापेंगे। अब वर्नियर V, वर्नियर जो पैमाना हमने ऊपर बताया, वर्नियर क्या है? पैमाना V। वर्नियर पैमाना क्या है? V को पेच S2 के द्वारा, पेच कौन सा? S2 के द्वारा, पेच S2 के द्वारा क्या करते हैं? थोड़ा ऊपर नीचे, इतना ऊपर नीचे लाते हैं कि उसका निचला किनारा नली में पारे के उत्तल तल के सबसे ऊंचे बिंदु स्पर्श रेखीय हो जाएं। जो नली में पारा भरा गया है इसके सबसे उच्चतम बिंदु ये उत्तल तल है। समझ गए? क्या हो जाए? इसके ये स्पर्श रेखीय हो जाएं। समझ गए? इतना तो ये हो गया। अगला इसका पॉइंट आएगा कि अगला पॉइंट है, अब नली के तल को सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित, नली के तल, अब नली में पारे का तल है, नली में क्या है? नली में क्या भरा हुआ है? पारा। नली में भरे पारे का तल, नली में भरे पारे का तल सबसे ऊंचे बिंदु की स्थिति वर्नियर की सहायता से, वर्नियर पैमाने की सहायता से सेंटीमीटर या इंच में क्या करते हैं? इंच वाले पैमाने पर पढ़ लेते हैं। चूंकि पैमाने का शून्यांक प्याले के तल पर है, पैमाने का शून्यांक कहाँ है? प्याली के तल पर है, अतः पैमाने पर पढ़ी गई नाप ही हमारे स्तंभ की ऊंचाई है।
पहले पर जो पढ़ी गई नापी हमारे स्तंभ की क्या होती है, ऊंचाई होती है। समझ गए। अंत में बैरोमीटर के साथ लगे थर्मामीटर से वायुमंडल का हम टेम्परेचर भी ज्ञात कर लेते हैं। समझ गए। अब ये जो ऊंचाई आती है, अब ये 75 के सामने आ रही है तो हम क्या कहेंगे, इस समय जो वायुमंडलीय दाब है वो कितने सेंटीमीटर पर है, 75 पर है। कभी 76 पर होता है, कभी 74 पर होता है, इसी के बीच में रहता है वायुमंडलीय दाब। समझ गए। जैसा कि पिछला टोरिसेली ने बताया था कि जो पारे की स्तंभ की ऊंचाई क्या होती है, 76 होती है ना, क्या बताया था, 76 सेंटीमीटर। नली में पारे की ऊंचाई क्या बताई थी, 76 सेंटीमीटर पर जब होता है तब वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1 होता है। तब वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, जब नली में पारे की ऊंचाई कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर, तब वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 गुणा 10⁵ 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कल बताया था, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1.01 गुणे 10⁵5 1.01 गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए। अगला आगे क्या बताते हैं, इसमें क्या बताते हैं, वही बात इसमें भी है, 75-76 इसी के आसपास में रहता है। ठीक, तो ये आपका हो गया कि ये क्या आपका था, 14 का बैरोमीटर, जिसमें कि साधारण बैरोमीटर के सारे दोषों को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अगला आता है निद्रव बैरोमीटर। देखिए निद्रव बैरोमीटर के बारे में आप लोग जो है, निद्रव बैरोमीटर, अगला जो बैरोमीटर है वो निद्रव बैरोमीटर है। ये केवल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही तैयार किया गया है, मतलब लीवर पे तैयार किया, उत्तोलक की सहायता से इसको तैयार किया गया है। निद्रव का मतलब इसके नाम से ही फेमस है, हो रहा है कि इसमें कोई भी द्रव नहीं भरा होता है। नी माने नहीं, द्रव माने द्रव, अर्थात इसको इसमें बैरोमीटर को नापने में निद्रव बैरोमीटर को बनाने में किसी भी द्रव का प्रयोग नहीं किया गया है। ये उत्तोलकों की सहायता पे, गिरणियों की सहायता से ये बनाया गया है। वर्तमान समय में जो काम आता है, वर्तमान समय में जिसका काम आता है, लिया जाता है, वो इसी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, निद्रव बैरोमीटर से ही। वायुयान वगैरह में कौन सा बैरोमीटर लगता है, निद्रव बैरोमीटर लगता है। वायुयान में भी कौन सा बैरोमीटर लगता है, निद्रव बैरोमीटर लगता है। वेधशालाओं में निद्रव बैरोमीटर लगता है, क्योंकि ये बैरोमीटर इस टाइप से डिजाइन किया गया, इसके ऊपर एक ऐसे डायल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, डायल, जैसे घड़ी का डायल होता है ना, घड़ी का डायल होता है ऊपर, जिसमें सुइयां लगी रहती हैं और गिनतियां लिखी रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तुम घड़ी की सुइयों को देखकर और उसकी गिनतियों को पढ़कर आप समय देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस निद्रव बैरोमीटर के ऊपर एक डायल लगा दिया गया और इसमें एक सुई भी लगा दी गई, संकेतांक जिसे बोलते हैं, और इसके आगे लिख दिया गया, इस डायल पे ऐसे लिख दिया गया, वर्षा, आंधी, तूफान, जाड़ा, गर्मी है, ठीक है, और उसको छोड़ दिया गया। अब ये सुई जिसके सामने रुक जाए जाके, सुई जिसके सामने रुक जाए जाके, वही मौसम होता है। मौसम का पूर्वानुमान ज्ञात करने के भी काम आता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से घड़ी में मिनट के साथ, घंटे के साथ सेकंड भी इंगित रहते हैं, उसी प्रकार से इसमें वायुमंडलीय दाब, मौसम का पूर्वानुमान वगैरह सब इसी की सहायता से जो है हम निकाल लेते हैं, निद्रव बैरोमीटर की सहायता से। ठीक है, निद्रव बैरोमीटर की सहायता से। तो निद्रव बैरोमीटर में ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसको अपने आप स्वयं किताब से थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा किताब से स्वयं पढ़ लेंगे। इसमें केवल डायल एक होता है और अंदर एक मशीन होती है घड़ी की तरह से। अगला क्वेश्चन आता है बैरोमीटर के उपयोग। इस बैरोमीटर का जो भी हमने आपको बताया, चाहे वो साधारण बैरोमीटर हो, चाहे वो 14 बैरोमीटर हो, चाहे वो निद्रव बैरोमीटर हो, इसके उपयोग क्या है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं भैया, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, और इसकी सहायता से ही हम मौसम के संबंध में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। किसी स्थान से समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, मौसम के संबंधी भविष्यवाणी कर सकते हैं और वायुमंडलीय दाब नाप सकते हैं। ठीक है, मौसम के संबंध में भविष्यवाणी कैसे करते हैं, बैरोमीटर की सहायता से मौसम के संबंध में भविष्यवाणी कैसे करते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान से समझें, मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान दें, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बोलो, वर्षा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा होने पर। तो वायु का घनत्व
भी घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए अभी इसमें क्या है, वायुमंडल में वायु है, सारी चारों तरफ क्या फैली है, वायु फैली है। जब नीचे से जलवाष्प बढ़ गई, नीचे से बहुत जलवाष्प गई ऊपर वायुमंडल में, वो भी फैलेगी। जब वो भी फैलेगी तो वायु को हटाएगी ना, वायु को तो विस्थापित करेगी, तभी तो वहां पे जलवाष्प आएगा। अब जब जलवाष्प आएगा तो वायु का घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। जलवाष्प के बढ़ने से वायु का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जलवाष्प बढ़ने से वायु का घनत्व तो कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जलवाष्प बढ़ने से अब जब वायु का घनत्व कम हो गया तो वायुमंडलीय दाब कम ही होना है, सीधी सी बात, समझ गया। वायु जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे घनत्व कम हो गया वैसे वैसे इसका वायुमंडलीय दाब भी कम हो गया। अब बैरोमीटर में पारे का स्तंभ क्या हो जाएगा, फिर नीचा हो जाएगा। इस बैरोमीटर में पारे का स्तंभ क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा, बात समझिए, वायुमंडलीय दाब बढ़ क्यों रहा था, इधर समझिए, ये पारे का स्तंभ ऊंचा क्यों हो रहा था। जैसे जैसे यहाँ से वो जो वायु प्रवेश करती थी वो यहाँ पर डालती, यहाँ पर इस खुले वायु पारे पर दाब डालती थी, और ये जो वायु दाब है ये पारे को नली के अंदर ऐसे ऊपर धक्का देता था, तो नली में पारा का तल ऊपर बढ़ता था। लेकिन अब वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, वायु का घनत्व क्या हुआ, कम। वायु का घनत्व कम होने से क्या, मौसम में जलवाष्प बढ़ी, जलवाष्प ने जगह घेर ली तो वायु का घनत्व कम हुआ, वायु का घनत्व कम हुआ तो वायुमंडलीय दाब भी कम हुआ। वायुमंडलीय जब दाब कम हो गया तब क्या होगा, तब यहाँ पे से इतना दाब लगेगा ही नहीं कि ये नली में ऊपर की ओर पारा चढ़े, तो नली में पारा कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ 1-8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पारा नीचे उतर आएगा, समझ गए। अर्थात नली में पारे का स्तंभ क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है। इस प्रकार पारे का स्तंभ का गिरना, इस प्रकार पारे के स्तंभ का गिरना इस बात का सूचक होता है कि वर्षा होने की संभावना है, समझ गए। यदि पारा गिरे, पारा नली में गिरा, नली में पारा गिरा, वायुमंडलीय दाब कम हुआ। वायुमंडलीय दाब कम क्यों हुआ, क्योंकि वायु का घनत्व कम हुआ। घनत्व कम क्यों हुआ, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा बढ़ी। पूरी कंडीशन समझें, समझ गए, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा बढ़ी। अब जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ी तो वायुमंडलीय दाब कम हुआ, सीधा सीधा हो गया। जलवाष्प की मात्रा बढ़ी तो वायुमंडलीय दाब कम हुआ। अब जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा अधिकता हो जाएगी, जलवाष्प की वायुमंडल में क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो जलवाष्प धीरे धीरे संघनित हो जाएगी। जलवाष्प धीरे धीरे क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, और वो बूंदों के रूप में पृथ्वी पर टपकने लगेगी। अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अर्थात वायुमंडल, अर्थात पारे में, अर्थात इधर समझें, नली में पारे के स्तंभ का गिरना, नली में पारे का स्तंभ, बाकी तो सब चीजें तुम छोड़ दो, बाकी चीजें समझ गए तुम ना, कि कैसे जलवाष्प बढ़ी, कैसे वायुमंडलीय घनत्व कम हुआ, कैसे वायुमंडल दाब कम हुआ, वो सब बातें छोड़ो, सीधी सीधी बात पे आ जाओ। नली में पारा गिरने का सूचक का है वर्षा होने का। नली में पारा गिरा तो वर्षा होने का सूचक है, समझ गए, अर्थात वर्षा होने की संभावना है। अगर एकदम गिर जाए आंधी आ जाएगी, नली में एकदम पारा स्तंभ, एकदम वायुमंडलीय दाब कम हो जाए। एकदम वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ से पारा जो है 76 पे है, वो अचानक आ जाए नीचे, बात समझिए। अचानक नीचे का मतलब क्या हुआ, यहाँ से वायुमंडलीय दाब एकदम शून्य हो गया, तभी तो नीचे आएगा एकदम। वायुमंडलीय दाब का शून्य कब होगा, जब वायु का दाब बिल्कुल नहीं होगा। अब वायु का दाब कब नहीं होगा, जब वायु नहीं होगी। जब तक वायु है तब तक तो दाब है, और जब वायु नहीं होगी तो वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। और निर्वात वायु कभी छोड़ती नहीं, निर्वात वायु कहीं छोड़ती नहीं। जैसे ही निर्वात उत्पन्न होगा, आस पड़ोस की वायु बहुत स्पीड से, बहुत वेग से उस स्थान को घेरने के लिए आएंगी, और जितनी ज्यादा स्पीड से वायु उस स्थान को घेरने के लिए आएगी तो वहां पर आंधी जैसा मौसम उत्पन्न हो जाएगा। कैसा मौसम उत्पन्न हो जाएगा, आंधी जैसा। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूं। जैसे एक ट्रक है, मान लिया एक रोड है, रोड हाईवे पे आप जा रहे हैं, ठीक है, हाईवे के किनारे आप खड़े हैं, अचानक से रोड पे तो पूरा भाई वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों तरफ है ना, पृथ्वी के हर स्थान पर वायु घेरे है, अर्थात रोड के ऊपर भी वायु होगी, रोड के ऊपर भी क्या होगी, वायु। अचानक से बड़ी स्पीड में एक ट्रक या कोई बस आया, कोई बड़ा वाहन आया और झर्रे से निकल गया। तो जिस स्थान पे वाहन आया, जिस स्थान पे बस या ट्रक आया, उस स्थान पे क्या हुआ, वायु इधर उधर हट गई, वायु को उसने चीर दिया, और उस जिस स्थान को वायु स्वयं घेरे थे उस स्थान पे ट्रक आ गया। अब ट्रक निकल गया, ट्रक क्या हुआ, आगे निकल गया, तो ट्रक के ठीक पीछे क्या उत्पन्न हो गया, निर्वात, समझ गए। उस निर्वात को घेरने के लिए बड़ी स्पीड से वायु जाती है। इसीलिए अगर आप किसी ट्रक, किसी रोड के किनारे खड़े हैं और कोई बड़ा वाहन आपके पास से स्पीड से गुजर जाता है तो एकदम बड़ी तेज हवा लगती है,
इसीलिए क्या कहता है, जब बहुत स्पीड से ट्रेनें निकलती हैं, जैसे शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस जब आपके प्लेटफार्म से निकलती है और उस प्लेटफार्म पे उसको रुकना नहीं होता है, तो पहले ही स्टेशनों पे अनाउंस कर दिया जाता है कि सभी यात्रीगण कृपया रेलवे ट्रैक से दूर हट जाएं, रेलवे ट्रैक से दूर हट जाएं। अगर प्लेटफार्म पर खड़े हैं या रेलवे ट्रैक पर उधर खड़े हैं तो खंभों को पकड़ लें, समझ गए, खंभों को क्या करें, पकड़ लें या अपनी सीट को पकड़ लें, क्योंकि शताब्दी ट्रेन गुजरने वाली है, समझ गए, क्योंकि वहां से बड़ी स्पीड में ट्रेन गुजरेगी। अब ट्रेन लंबी होती है, समझ गए, अब जितनी जगह ट्रेन घेर लेगी उतनी जगह की वायु इधर उधर फैल जाएगी, और जैसे ही ट्रेन निकलेगी, अब ट्रेन के डिब्बों के बीच में जगह भी गैपिंग भी है, तो उन गैपिंग में भी तो वायु जाएगी, नहीं जाएगी, उस गैपिंग में भी वायु एकदम ऐसे घुसती है जाके सरसा सरसा, तो वो वायु, उस वायु की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यदि आप ट्रैक के किनारे खड़े हैं तो वायु अपने अंदर ऐसे आपको भी खींच लेगी, समझ गए। उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्या करते हैं, अनाउंसमेंट किया जाता है, समझ गए ना, समझ गए। तो ये ऐसा कारण उत्पन्न हो जाता है जब, अब यही समझ लीजिए, यदि पारे का स्तंभ एकदम गिर जाए, पारे का स्तंभ एकदम क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, आंधी आने वाली है, समझ गए। अगर धीरे धीरे पारा ऊपर हो रहा है तो साफ मौसम की सूचना देता है। यदि पारा उठने लगे, ऊपर की ओर उठने लगे, मतलब दाब बढ़ने लगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ने लगा, अर्थात साफ मौसम की सूचना मिलती है, ठीक है। निद्रा बैरोमीटर में ये सब लिखा रहता है, निद्रा बैरोमीटर में डायल पे ये सब लिखा रहता है कि वर्षा होने वाली है, आंधी आने वाली है, या साफ मौसम की सूचना देते हैं। किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात कैसे करते हैं, इधर समझें, किसी स्थान की ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, बैरोमीटर की सहायता से। तो बैरोमीटर की सहायता से किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जब हम उसको स्थान पे ले जाते हैं बैरोमीटर को, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाए ना, पारा 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाए, तो लगभग जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई होगी, समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी, जब समुद्र तल से ऊपर की ओर चलता है तो 108 मीटर ऊपर जाने पर, समझ गए, किसके तल से, समुद्र तल से 108 मीटर ऊपर जाने पर पारे की जो ऊंचाई होती है तल इस नली में 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाती है, 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाती है। आपने स्टेशनों पर, स्टेशन के बोर्ड लगे होते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, आप कभी भी देखिए लिखा रहता ना समुद्र तल से ऊंचाई, पता चला 216 मीटर, 216 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो स्तंभ की ऊंचाई होगी पारे की वो 74 होगी, मानक क्या है 76 का है ना, 2 सेंटीमीटर डाउन हो गया, 2 सेंटीमीटर डाउन होने का मतलब 216 मीटर ऊंचाई, आप 216 मीटर समुद्र तल से आप 216 मीटर ऊंचाई पर, समझ गए ना। तो समुद्र तल से ऊंचाई इस टाइप से नापी जाती है, इसी टाइप से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इनकी भी ऊंचाई नापी जाती है, समझ गए। वहां पर बैरोमीटर को ले जाया गया, बैरोमीटर ने जितना पारा गिरा उस हिसाब से उसका आंकड़ा लगा लिया गया कि प्रति 108 मीटर ऊपर चढ़ने पर, समुद्र तल से प्रति 108 मीटर ऊपर चढ़ने पर नली में पारे की 1 सेंटीमीटर जो है पारा गिर जाता है, नली में पारा 1 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, बात समझ गए ना। निद्रा बैरोमीटर का दूसरा एक नाम और भी है, तुंगता मापी, ध्यान रखें, निद्रा बैरोमीटर का ध्यान आ गया मुझे, बता दूं मैं, बैरोमीटर का एक दूसरा नाम भी है तुंगता मापी। तो अभी आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि भाई तुंगता क्या नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब नापते हैं, और इसमें कौन सा द्रव भरा होता है, तो कोई भी द्रव नहीं भरा होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा रहेगा कि प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब का मान और मनुष्य के शरीर में वायु का दाब, मनुष्य के शरीर में वायु के दाब का प्रभाव, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इस टाइप का जो वीडियो है वो आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।